तो हम AAFCPS नोट से सेल फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज पढ़ रहे थे। फिर 150 तक हमने पढ़ लिए थे, आज यहाँ से पढ़ेंगे। डिफ्यूजन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबल सरफेस एरिया। ये हमने बार बार पढ़ा हुआ है। जितना ज़्यादा होगा अवेलेबल सरफेस एरिया, गैस की डिफ्यूजन उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया विलाई बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फूड पार्टिकल्स, डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स ज़्यादा होती है। तो सेम इसी तरह गैसेस की भी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा लंग में, उतना ही ज़्यादा गैसेस की डिफ्यूजन होगी। A patient with severe diarrhea, what infusion will be given to increase ECF and decrease ICF, causing plasma expansion after osmotic equilibrium? अब हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ऐसी चीज़ देना होगा जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर ऑफ 3% सोडियम क्लोराइड। नॉर्मली सोडियम क्लोराइड कितना होता है, सिर्फ 0.9%। 0.9 का क्या मतलब होता है कि 1% से भी कम है, जो नॉर्मली हमारे प्लाज्मा में होता है। सेल्स में भी इतना ही होता है, बल्कि सेल्स में इसके निस्बत थोड़ा कम होता है और भी। तो जब हम 1 लीटर ऑफ 3% सोडियम क्लोराइड देंगे तो फिर क्या होगा, जो ICF में सॉल्वेंट होगा वो सॉल्यूट की तरफ आएगा, प्लाज्मा की तरफ आएगा और प्लाज्मा की एक्सपेंशन हो जाएगी, क्योंकि ये इसको हाइपरटोनिक सेलेन भी कहते हैं ना, 3% सोडियम क्लोराइड को। म्यूटेशन इज़ डिफाइंड एज परमानेंट डैमेज इन DNA, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, परमानेंट चेंज या चेंज इन DNA, विच प्ले एक्टिव रोल इन फैगोसाइटोसिस। तो इसमें न्यूट्रोफिल्स हैं, वो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, और एक मैक्रोफेजिस होते हैं जो कि यहाँ पर दिया नहीं हुआ, मोनोसाइट दिया हुआ है ना। मोनोसाइट क्या होता है, मैक्रोफेजिस का प्रीकर्सर है लेकिन मैक्रोफेज नहीं है, तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक सेल है। नेगेटिव चार्ज ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ड्यू टू हेपारिन सल्फेट की वजह से। नहीं, ये तो इन लोगों ने हेपारिन सल्फेट दिया हुआ है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की मेल नेगेटिव चार्ज क्या है, लेमिनिन की वजह से होती थी, पीछे हमने पढ़ा हुआ था। हेपारिन सल्फेट भी होता है लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में हेपारिन सल्फेट नहीं था ना, इस वजह से। अगर हेपारिन सल्फेट क्योंकि ज़्यादा मिकदार में होता है, ये बात हाँ याद रखेंगे, सही है। अगर हेपारिन सल्फेट अगर ज़्यादा दिया होगा, ऑप्शन में ये भी दिया होगा लेमिनिन भी, तो आपने इसको करेक्ट करना है। अगर ये हेपारिन सल्फेट नहीं होगा तो फिर आपने लेमिनिन करेक्ट करना है, ठीक है। D मोर देन B है। इन हेल्दी एडल्ट द अमाउंट ऑफ ICF इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड। हेल्दी एडल्ट में कितना होता है, वो होता है 28 लीटर, 2/3 होता है ना। सेल टू सेल लिंक्ड दैट स्प्रेड्स एक्शन पोटेंशियल थ्रू, ये तो गैप जंक्शन थे, मैंने बार बार हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। कार्डिक सेल्स में ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ये देखें गैप जंक्शन है। विंडोज़ होते हैं ना सेल टू सेल, तो एक सेल से दूसरे सेल में एक्शन पोटेंशियल जाता है, सोडियम आयंस जाते हैं। पेरोक्सिसोम्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी हमने बार बार पढ़ा हुआ है। और लाइसोसोम को कौन बना रहा था, गोल्जी बॉडीज़। डिक्रीज DNA एंड सेल एक्टिविटी सीन इन सेलुलर एजिंग में, सेल की एक्टिविटी मतलब सेल की जब एजिंग हो जाती है बहुत, तो फिर क्या होता है, कम हो जाती है उसकी एक्टिविटी, और DNA भी कम होती है, मतलब उसमें सेल डिवीजन कम हो जाएगा। DNA कम है तो सेल डिवीजन भी उसमें कम होगा। फ्लो थ्रो ओरिफाइस, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी है, और फ्लो थ्रो मीडियम क्या था, विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा था। वेजल बॉडीज आर फॉर्म्ड बाय सेंट्रियोल्स, ये भी बार बार पढ़ा हुआ है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर पोटाशियम मेंटेनेंस है, ये है सोडियम पोटाशियम पंप है। अच्छा, यहाँ ये MCQ इस तरह से भी आ सकता था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय, तो वो भी सोडियम पोटाशियम पंप है। और एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर पोटाशियम को मेंटेन कौन करता है, वो भी सोडियम पोटाशियम पंप है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट MCQs है। ट्रांसपोर्ट ऑफ D एंड L ग्लूकोज, D का मतलब डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, L का मतलब लीवो ग्लूकोज। लीवो मीन्स लेफ्ट साइड पे उनका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और D का मतलब होता है राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। प्रोसीड्स एट द सेम रेट, इन दोनों की ट्रांसपोर्ट बोलता है सेम रेट पे हो रहा है, डाउन एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो किस प्रोसेस के जरिए सेम रेट पे इनकी ट्रांसपोर्ट होगी, तो वो है सिंपल डिफ्यूजन। अच्छा, फिर आगे है पेशेंट विद 3rd डिग्री बर्न है लास्ट सो मच ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ही विल हैव लो वोल्टेज एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विच इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये है हाइपोनेट्रिमिया, ये मैंने आपको समझाया था ये भी, कि सोडियम कम है तो एक्शन पोटेंशियल का हाइट कम होगा, सोडियम अगर ज़्यादा होगा तो एक्शन पोटेंशियल की हाइट क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद है ये सारा वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, ये हमने बार बार पढ़ा हुआ है, मैंने समझाया भी है पिछले टॉपिक्स में। 0.5 ग्राम ऑफ एल्ब्यूमिन पर 100 ml इज प्रेजेंट इन विच फ्लूइड, लिम्फ में होता है। मैन अनकवर्ड लाइंग इन रूम एट रूम 28 टेम्परेचर है, तो मैन अनकवर्ड है
और रूम टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या है, रेडिएशन। तो पेशेंट अगर इस तरह होता, मैन अनकवर्ड हीट लॉस, उसमें भी रेडिएशन हम लगाते हैं। और पेशेंट अगर अनकवर्ड नेकेड है और सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है तो फिर हम कहते हैं कंडक्शन है। लेकिन पेशेंट नेकेड है और साथ में टेम्परेचर मेंशन है, तो फिर इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक रेडिएशन है साथ में कंडक्शन। लेकिन कंडक्शन यहाँ पर दिया नहीं हुआ, सिर्फ ये रेडिएशन दिया हुआ है। अगर साथ में कंडक्शन दिया होता तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होता। और पेशेंट नेकेड है और ह्यूमिडिटी अगर मेंशन है तो फिर कन्वेक्शन। फिर पोस्चर मेंटेनेंस बाय मसल स्पाइंडल इज डन बाय प्रोग्रेसिव लेंथनिंग एंड शार्टनिंग ऑफ मसल फाइबर। अब लेंथनिंग होती है मसल फाइबर्स की, फिर शार्टनिंग होती है। इस तरह से पोस्चर इंसान का मेंटेन रहता है। और पोस्चर मेंटेनेंस में सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया का अपना एक रोल था। नॉर्मल फ्लूइड लॉस इज इन 24 हार थ्रू परस्पायरेशन। परस्पायरेशन मैंने कहा था एवोपरेशन के थ्रू, स्किन से एवोपरेशन जो हो रही है। एक तो स्वेटिंग होती है, उसको परस्पायरेशन नहीं कहते हैं। एक होती है एवेपोरेशन के थ्रू, उसको परस्पायरेशन कहते हैं। तो वो नॉर्मली कितना होता है, 200 to 400 ml। मीन ट्रांसपोर्टेशन रेट ऑफ म्यूकस इन नेजल म्यूकोसा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है फिर पीछे, 12 मिलीमीटर पर मिनट, रट्टे वाली चीज़ है। व्हाट इज़ क्विक वे टू लॉस हीट है, ये है क्यूटेनियस वेज़ोडाइलेशन। क्यूटेनियस वेज़ोडाइलेशन होगी तो फिर क्या होगा, परस्पायरेशन ज़्यादा होगी, फिर हीट लॉस होगा। ठीक है, क्यूटेनियस का मतलब स्किन की जो ब्लड वेसल है उनकी डायलेशन जब होगी तो हीट लॉस आसानी से होता है ऑपरेशन की फॉर्म में, और स्वेटिंग की फॉर्म में भी हो सकता है। सार्कोमेयर इज सीन ऑन एच जोन है। व्हाट विल बी सीन ऑन रिलैक्स्ड मसल है, तो वो थिन फिलामेंट्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, टू ब्रिंग वैल्यू टू नॉर्मल लिमिट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल TRH है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा। और फिर वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे जब एक्ट करेगा तो वहाँ से थायराइड हार्मोन रिलीज होगा। T3 और T4, इन दोनों को थायराइड हार्मोन कहते हैं, या ये थायरॉक्सिन है, ये ट्राईआयोडोथायरोनिन, इनको कलेक्टिवली थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। तो अब जब हमारे पास ब्लड में ये ज़्यादा हो जाएंगे T3 T4, तो ये जाके एक्ट करेगा हाइपोथैलेमस में और TRH को इनहिबिट करेगा। तो फिर ये जब इनहिबिट होगा तो फिर ये रिलीज़ नहीं होगा, जब ये रिलीज़ नहीं होगा तो मज़ीद T3 T4 रिलीज़ नहीं होगा। तो क्या है, T3 T4 अपने नॉर्मल लिमिट तक आ जाएगा। तो नेगेटिव फीडबैक इसको कहते हैं। मतलब जब एंड प्रोडक्ट क्या करता है, अपने पहले वाले जो स्टिमुलस है उसको इनहिबिट कर रहा होता है, ताकि मज़ीद हमारे पास एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना हो, वैल्यूज़ को नॉर्मल लिमिट की। अगर ये नेगेटिव फीडबैक नहीं होगा तो ये प्रोड्यूस होता रहेगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बंदे को हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा ना। तो ये नेगेटिव फीडबैक इस वजह से होता है कि वैल्यूज़ को नॉर्मल लिमिट में रखा जाए। मतलब जितनी T3 T4 रिक्वायर्ड उतनी जब प्रोड्यूस हो गई तो उसके बाद फिर ये इनहिबिशन स्टार्ट हो जाएगा TRH की। तो ये है। फिर हमारे पास इन विच कंडीशन परमेबिलिटी या तो मेम्ब्रेन इंक्रीज, पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, मेम्ब्रेन्स की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, ये तो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अटैच होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, लेकिन प्लाज्मा नहीं होता। विच पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट इन्वॉल्व इन सेल रिपेयर है, कौन सा इंटरमीडिएट फिलामेंट है जो कि सेल रिपेयर में उसका फंक्शन होता है। तो इसका आंसर है साइटोकेराटिन है। अब डेस्मिन क्या करता है, मेंटेन करता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी को। वो मेंटेन क्या करता है, अटैचमेंट्स करता है, सेल माइग्रेशन और सेल सिग्नलिंग करता है। और जो साइटोकेराटिन है वो रेजिस्ट करता है मैकेनिकल स्ट्रेस को और रिपेयर में भी हेल्प कर रहा है। और माइक्रोट्यूब्यूल सेल डिवीजन में, क्योंकि सेंट्रियोल स्पाइनल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल से प्रोड्यूस हो रहे थे। अच्छा, स्टूडेंट एग्जामिनिंग अ स्लाइड है, विजुअलाइज द ट्यूमर मसल ऑफ GAT, अ प्रोटीन विच कनेक्ट सेल्स टुगेदर इज मिसिंग, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, फाइब्रोनेक्टिन है। एक्शन पोटेंशियल इन कार्डिक सेल्स इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर बाय, अब कार्डिक सेल्स में एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या इंक्रीज करवा रहा है, सोडियम एंड कैल्शियम। परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा नहीं, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम एंड कैल्शियम ज़्यादा होगा तो फिर एक्शन पोटेंशियल कार्डिक सेल्स में ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, यही पूछ रहे हैं। परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होता है, 30% होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का 30% प्लाज्मा होता है, बाकी 70% जो होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। मतलब 11 लीटर क्या था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, 10.5 to 11 और 3 to 3.5 प्लाज्मा था। फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस इंक्लूड प्रेजेंट एंटीजन टू CD4 टी सेल्स। मैक्रोफेज एंटीजन को पकड़ के हेल्पर टी सेल या CD4 टी सेल के सामने पेश करेगा।
A girl doing exercise heavily to maintain fitness, there will be decrease in, क्या डिक्रीज होगा, स्केलेटल मसल वस्कुलर रेजिस्टेंस। हाँ, आप जितना एक्सरसाइज करेंगे आपके स्केलेटल मसल में जो वेसल्स की रेजिस्टेंस थी, पहले तो वेसल इस तरह से कंस्ट्रक्टेड थे, तो वो क्या हो जाएंगे, फुल डायलेट हो जाएंगे। तो क्या होगा, वेसल में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। जब वो कंस्ट्रक्टेड होते हैं तो फिर हम कहते हैं वेसल में रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जब वो ओपन हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, वेजोडाइलेशन हो जाती है, तो वस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। और क्यों होती है वो मैंने बार बार आपको समझाया, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है मसल्स को, एक्सरसाइजिंग मसल्स को। और ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आएगी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से आती है ना एनर्जी। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब सारा रिएक्शन करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, क्रेब साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन, तो फिर एटीपी बनता है, तो फिर वही हमारे पास क्या है, सेल वगैरह को सर्वाइव करवाता है और एनर्जी देता है। तो इस वजह से फिर क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हासिल हो सके, तो फिर क्या होगा, वेज़ोडाइलेशन होगा, तो ब्लड के थ्रू फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचेगा और फिर एनर्जी बनेगी और स्केलेटल मसल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी स्केलेटल मसल अंडर लो मैग्नीफाइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, स्केलेटल मसल का क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोप में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, लाइट एंड डार्क बैंड था ना, ए बैंड आई बैंड जो थे, तो इनको लाइट एंड डार्क बैंड, ए बैंड क्या था, डार्क बैंड था, लाइट बैंड आई बैंड था। कंट्रक्शन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्व एक्टिविटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स हैं। स्केलेटल मसल की जो कंट्रक्शन होती है वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स पे डिपेंड कर रहा है। प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रिलैक्सेशन ऑफ मसल इज, अब कंट्रक्शन के लिए तो बहुत सारे प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन रिलैक्सेशन ऑफ मसल के लिए वो पूछ रहा है कौन सा प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है स्केलेटल मसल में, वो है ट्रोपोमायोसिन। डिफ्यूजन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, अवेलेबल सरफेस एरिया। बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू ट्रामा, ये भी हमने अभी पढ़ा था कि ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, स्केलेटल मसल सेल है, उसमें ये लाइसोसोम है। जब ये मसल सेल डैमेज होंगे तो ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन भी डैमेज होगा, इससे एंजाइम निकलेंगे और यहाँ पर सेल के अंदर जो प्रोटीन पड़े होंगे तो वो एंजाइम उन प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देगी और उसको फिर हम नाम देते हैं प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियो मीन्स प्रोटीन, लाइसिस का मीन्स ब्रेकडाउन, तो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, फास्फोलिपिड कार्डियोलिपिन एंड आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इन सेल मेम्ब्रेन्स बॉन्ड बिटवीन इंटरनल प्रोटीन एंड लिपिड, ये भी पढ़ा हुआ है। हाइड्रोफोबिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। राइबोसोम्स कंपोजिशन इस, राइबोसोम क्या है, दो चीज़ों से बना होता है, एक आरएनए और एक प्रोटीन। और आरएनए भी कौन सा, राइबोसोमल आरएनए, प्रोटीन कौन सा, राइबोसोमल प्रोटीन। इसका आंसर भी है, ये हम लोगों ने एफएससी में मैट्रिक में पढ़ा हुआ ये चीज़ें। पोस्चर मेंटेनेंस बाय मसल स्पाइंडल इज डन बाय, मसल स्पाइंडल पोस्चर को किस तरह से मेंटेन करते हैं, शार्टनिंग ऑफ मसल फाइबर्स करवा के, क्या करते हैं, शार्टनिंग ऑफ मसल फाइबर करवा के। अच्छा, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन अकर्स बाय, वो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। सेल मेम्ब्रेन में और प्लेसेंटा में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू था, और रीनल ट्यूब्यूल में और इंटेस्टाइन में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू था। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रियोल, सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। बेजल बॉडीज़ में भी होते हैं, सिलिया फ्लैजिला में होते हैं। प्रेग्नेंट लेडी डिलीवर्ड अ बेबी आफ्टर पर्चुरेशन रिग्रेशन ऑफ यूट्रस इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो वो है लाइसोसोम, ये भी हमने, सॉरी लाइसोसोम तो नहीं है, लाइसोसोम ही होता है, हाँ। उसके एंजाइम क्या करते हैं, रिग्रेस करते हैं यूट्रस के और ब्रेस्ट के टिश्यूज़ को आफ्टर प्रेगनेंसी। अच्छा, निसल ग्रैन्यूल या निसल सब्सटेंस या निसल बॉडीज आर प्रेजेंट इन ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ग्रैनुलर का मतलब ही वही रफ है, ठीक है। फिर है प्लेटू ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू, अब प्लेटू ये भी मैंने आपको समझाया था कि ये एक्शन पोटेंशियल हो गया, उसके बाद फिर थोड़ा सा इस तरह इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम होगा, उसके बाद कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जब ओपन होंगे तो जितना कैल्शियम पोटेशियम बाहर जा रहा होगा उतना ही कैल्शियम अंदर सेल के अंदर आ रहा होगा, तो फिर क्या होगा, एक सीधा लाइन बनेगा, मतलब पोटेंशियल सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल 0 है तो 0 पे रहेगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस बाहर जा रहे हैं उतने ही अंदर जा रहे हैं, तो अंदर का जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, 0 पे रहेगा। इसको कहते हैं प्लेटू फेज। उसके बाद जब कैल्शियम गेटेड चैनल फिर बंद हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, सिर्फ वही पोटेशियम चैनल ओपन है तो सिर्फ पोटेशियम सेल से बाहर निकलता रहेगा, तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जब निकल रहा है तो फिर नेगेटिविटी की तरफ सेल जाता जाएगा, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये मैंने आपको समझाया था पहले भी। Students are asked to observe dead body after 10 hours of death and dead body is in rigor mortis. Rigor mortis means वो rigidity and stiffness जो थी, ये भी बार बार पढ़ा हुआ है। तो इट इज़ ड्यू टू, ये क्या था, फेलवर ऑफ सेपरेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन ब्रिजेस। और ये क्यों हम सेपरेशन क्यों नहीं होती एक्टिन एंड मायोसिन ब्रिज की, क्योंकि डेथ के बाद एटीपी नहीं बनती। एटीपी जब नहीं बनती तो फिर क्या है, एटीपी जो है इस ब्रिजेस को तोड़ रहा था, इनको अलग कर रहा था, तो उसकी वजह से फिर ये ब्रिजेस मेंटेन रहेंगे।
फिर उसकी वजह से स्टिफनेस होती है, रिजिडिटी होती है, उसको कहते हैं रिगर मॉर्टिस। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये भी पड़ा हुआ है। बेजल बॉडीज आर फाउंड बाय सेंट्रियोल्स, इसको बनाते हैं। डिफिशिएंसी ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज हाइपर एक्साइटेबिलिटी है। अच्छा, इनमें से हमारे पास कैल्शियम के अंदर अगर डिफिशिएंसी होती है तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी। मैंने बताया था कि ये सेल है, सेल के ऊपर ये सोडियम चैनल है, सोडियम चैनल के आसपास क्या होते हैं, इस तरह के पॉकेट होते हैं। ये भी सोडियम चैनल है, उसके एक पॉकेट इस तरफ है, एक पॉकेट इस तरफ है, कैल्शियम के लिए है। अगर कैल्शियम कम होगा, नॉर्मली क्या है यहाँ पर कैल्शियम बाइंड होता है, नॉर्मली फॉर एग्जांपल एक साइड पे एक कैल्शियम बाइंड है, तो क्या है जितनी सोडियम रिक्वायर है, जितनी स्टिमुलस रिक्वायर है, एक्शन पोटेंशियल उतना ही सोडियम अंदर जाएगा और एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। अब अगर कैल्शियम कम हो जाएगा तो यहाँ पर एक कैल्शियम भी बाइंड नहीं हुआ होगा। पहले क्या था, ये कैल्शियम सोडियम को थोड़ा बहुत रिपल कर रहा था क्योंकि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर भी। लेकिन अब क्या है, कैल्शियम बिल्कुल अगर डिफिशिएंसी है तो फिर यहाँ पर एक भी सोडियम चैनल पे एक भी कैल्शियम अटैच नहीं होगा। जब एक भी कैल्शियम अटैच नहीं है तो फिर सोडियम क्या है, बहुत इजीली अंदर जाएगा, बहुत जल्दी से एक्शन पोटेंशियल्स प्रोड्यूस होंगे। इसको हम नाम दे रहे होते हैं हाइपर एक्साइटेबिलिटी के सेल हाइपर एक्साइट हो गया है, तो कैल्शियम की डिफिशिएंसी की वजह से हाइपर एक्साइटेबिलिटी। और कैल्शियम की जो अगर वो हो गई ज़्यादा होगी, अगर कैल्शियम हाइपर कैल्सीमिया अगर हो जाए तो फिर उसमें हाइपो एक्साइटेबिलिटी होती है। लेकिन अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की भी जिक्र करें कि हाइपर एक्साइटेबिलिटी एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो फिर वो उसकी काज क्या है, हाइपर कलीमिया है। और हाइपो एक्साइटेबिलिटी एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो उसका काज हाइपोकलीमिया है। अच्छा, सून आफ्टर एक्साइटेशन देयर विल बी कपलिंग ऑफ क्या होगा, क्रॉस लिंकेज ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन होगी। सोडियम पोटेशियम एटीपेज इनहिबिशन लीड्स टू, अगर सोडियम पोटेशियम एटीपेज को हम लोग इनहिबिट कर दें तो क्या होगा, इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम। ये भी मैंने आपको बताया था कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज जब इनहिबिट होंगे तो सेल के अंदर हमारे पास जो सोडियम है वो बाहर नहीं जाएगा। ये सेल है, सेल के अंदर सोडियम ज़्यादा जमा होगा। तो फिर यहाँ पर क्या था, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का काम यही था कि अंदर वाले सोडियम को बाहर ले जाना और बाहर से पोटेशियम को अंदर लाना। तो अब जब उसको इनहिबिट किया तो यहाँ पर सोडियम ज़्यादा रह गया सेल के अंदर। और यहाँ पर एक और चैनल था जिसको हम कह रहे थे सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर का काम ये था कि वो बाहर से सोडियम को अंदर ला रहा था और अंदर से कैल्शियम को बाहर ले जा रहा था। वो कब होगा, जब बाहर सोडियम ज़्यादा होगा। लेकिन अब क्या है, बाहर सोडियम ज़्यादा नहीं बल्कि अंदर ज़्यादा है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप काम नहीं कर रहा। तो इस चैनल का काम ये था कि पहले सोडियम यहाँ पर अटैच होता था और इस साइड से ये कैल्शियम अटैच होता था, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता था। अब क्या है, बाहर सोडियम कम है तो सोडियम यहाँ पर अटैच नहीं हो पाएगा। जब सोडियम अटैच नहीं होगा तो यहाँ पर कैल्शियम अपने चैनल पे अटैच नहीं होगा, तो सोडियम अंदर नहीं आएगा और ना ही कैल्शियम बाहर जाएगा। तो फिर क्या होगा, कैल्शियम जमा हो जाएगा सेल के अंदर, इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम। और डिजॉक्सिन इसी तरह से फंक्शन कर रहा होता है कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज करवाता है इसी तरीके से। जब वो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ज़्यादा मसल की कंट्रक्शन होती है और आइनोट्रोफिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट मसल्स बढ़ जाती है। हार्ट फेलियर में जो दे रहे थे ना, पॉजिटिव फीडबैक रिजल्ट इन, पॉजिटिव फीडबैक में क्या, चाइल्ड बर्थ में होता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव फीडबैक रिक्वायर होता है ना, कि कंट्रक्शन होती है तो स्टिमुलस जाता है, फिर स्टिमुलस मज़ीद कंट्रक्शन प्रोड्यूस करवाता है, मज़ीद ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करवाता है ताकि चाइल्ड बर्थ हो सके। अच्छा, फिर आगे है चाइल्ड बर्थ है ना, चाइल्ड बर्थ और ब्लड क्लॉटिंग में पॉजिटिव फीडबैक होता है। नेगेटिव फीडबैक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में हो रहा था, रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स में हो रहा था, जैसे थायराइड हार्मोन मैंने बताया था, कंट्रोल ऑफ ऑप्टिमल इंटरनल एनवायरनमेंट है। इन 60% ऑफ बॉडी फ्लूइड है, हाउ मच ऑफ इट विल बी प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये वही है। अच्छा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का पूछ रहे हैं, वो 11 लीटर है। अगर इंट्रासेलुलर फ्लूइड का पूछते तो वो 28 लीटर था और एक्स्ट्रा सेलुलर कितना था, 14 लीटर था। न्यूक्लियोलस कॉन्सिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोलस में क्या बन रहे होते हैं, आरएनए राइबोसोम्स बन रहे होते हैं, तो इस वजह से उसमें आरएनए बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए होता है। और ये न्यूक्लियोलस कहाँ पे था, न्यूक्लियस में था ना। मोस्ट एबंडेंट आयन इन आईसीएफ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा आयन कौन सा होता है, पोटेशियम होता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर में सबसे ज़्यादा केट आयन कौन सा होता है, पॉजिटिव आयन का पूछ रहे हैं ना, तो वो सोडियम आयन होता है। तो आयन प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन ईसीएफ है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, सोडियम सबसे ज़्यादा होता है और इंट्रासेलुलर में पोटेशियम। ये सिंपल चीज़ें हैं जो कि हम लोग बेसिक्स फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपको आनी चाहिए। लेमिनर फ्लो रिलेशनशिप इनवर्स टू विस्कोसिटी, विस्कोसिटी अगर बहुत ज़्यादा होगी तो लेमिनर फ्लो बहुत कम होगी, अगर विस्कोसिटी कम होगी तो फिर लेमिनर फ्लो बहुत ज़्यादा होगा। लेमिनर फ्लो का ये मतलब कि जो सेल्स होते हैं ब्लड प्लाज्मा में, जो सारे सेल्स होते हैं इस तरह से एक स्मूथ लाइन में ट्रेवल कर रहे हों।
फिर है विच आयन इज रिक्वायर्ड फॉर सिक्रेटरी सब्सटेंस थ्रू एक्सोसाइटोसिस। ये कैल्शियम है, ये मैंने कल भी पढ़ाया था कि नर्व्स के अंदर भी कैल्शियम एक्सोसाइटोसिस करवाता है, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाता है। उसके बाद है हाइपर कलेमिया लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। फ्लैसिडिटी काज करवाता है हाइपर कैलेमिया मसल को फ्लैसिड बनाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेल फिजियोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे और फिर कार्डियोलॉजी के MCQ स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।